नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। उदयपुर फाइल्स भारी विरोध और कानूनी विवाद के बाद आखिरकार 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। हालांकि फिल्म को लेकर दर्शक उतने नहीं मिले जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से लगातार कॉल्स आ रही हैं, जिसमें कॉलर उन्हें बम से उड़ा देने की या गोली मारने की धमकी दे रहा है। प्रोड्यूसर का दावा है कि उन्हें गालियां भी दी जा रही हैं। अमित जानी ने कहा कि कॉलर ने अपना नाम तरवेज बताया, जो बिहार का निवासी है। उन्होंने पोस्ट में अधिकारियों से अपील की है कि वो तरवेज के खिलाफ मामला दर्ज करें और उसे गिरफ्तार करें। अमित जानी ने पोस्ट करते हुए पीएमओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को पुलिस से संपर्क करने और जान का खतरा का दावा करते हुए सुरक्षा मानने की अनुमति दी थी। एक बार फिल्म के रिलीज के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी ने जान का खतरा बताया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित जानी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो जुड़ेंगे, जो उदयपुर फिल्म के फाइल्स के प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा यश साहू, कन्हैया लाल के बेटे, हमारे साथ जुड़ेंगे। शेखर कुमार जी भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये जो पूरी, अगर हम फिल्म को देखें तो फिल्म की रिलीज इतनी आसान नहीं थी। जगह जगह पर याचिकाएं दाखिल की गई, चाहे आप दिल्ली हाईकोर्ट की बात करिए या सुप्रीम कोर्ट की बात करिए। फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हुई। फिल्म की रिलीज की डेट को 2 बार बढ़ाना पड़ गया। अमित जानी ने अब ये बड़ा दावा किया है कि उनको फोन पे जान से मारने की धमकी मिली है, बम से उड़ा देने की या गोली मारने की धमकी है। कॉलर ने जो अपना नाम है वो तरवेज बताया, बिहार का रहने वाला है ये धमकीबाज। अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ यश साहू, कन्हैया लाल के बेटे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यश, आपका बेहद स्वागत है। शेखर जी, आपका भी बेहद स्वागत है। यश, अभी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि लगातार धमकियां जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष फिल्म की रिलीज को लेकर भी आप लोगों ने किया। जरा उस पर आप एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो जब जिस दिन से उलेमा हिंद इसने जिस दिन से एक फतवा जारी किया मूवी के अगेंस्ट, उस दिन से इनको कई सारी धमकियां मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उनको काफी काफी हद तक उनके जो फोन के मैसेजेस वगैरह थे, उसके अंदर 10,000 से ज्यादा ऐसे धमकियों के मैसेज थे। उसके बाद जब उन्होंने सिक्योरिटी की डिमांड की तो उनको सिक्योरिटी भी मिली, पर मैंने फिर से ये 2-3 दिन बाद देखा कि अभी भी उनको कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे। उनका भी मुझे फोन आया था, उन्होंने बताया ये ऐसी सी बात है कि मुझे तो अभी भी कॉल्स आ रहे। तो फिर उन्होंने उसका वीडियो भी पोस्ट किया था। तो ये जो चीजें हैं, ये जिस तरीके से पहले मेरे पिताजी को मार दिया गया था, अब जब किसी ने मूवी बनाई है उस चीज पर, तो क्या उसको भी मारने की धमकियां दी जा रही है? मतलब ये देश अगर फतवों से ही चलना है तो संविधान संविधान किस लिए है देश के अंदर? यश, अभी आप फतवे का जिक्र कर रहे थे। मेरी जानकारी में ये फतवा नहीं है। आप कह रहे थे कि जमीयते उलमाए हिंद ने एक फतवा जारी किया है। क्या कुछ कहा है उस फतवे में? मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैंने पढ़ा भी नहीं कहीं है। जी, उस समय जब ये मूवी रिलीज हुई थी, तब मूवी के अगेंस्ट फतवा था कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से उनको धमकियां मिल रही थी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। उस वजह से। लेकिन एक लंबी लड़ाई, फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन ट्रायल को लेकर एक लंबी लड़ाई जो है यश, अभी आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो गवाहों के बयान ही इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी तक उसमें गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हुए। 166 गवाह है हमारे केस के अंदर। उसमें से अभी तक सिर्फ मतलब 15 या 16 के 16 बयान हुए। जो रिकॉर्ड है उसके 15-16 के मुताबिक बयान 3 16 साल के गवाहों अंदर। के बयान अभी तक दर्ज हैं। 166 गवाह जो हैं वो एनआईए की तरफ से अदालत में पेश किए जाने हैं। अपनी बात पूरी करिएगा यश। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 166 गवाह है और सिर्फ 15-16 की पेशी हुई है अभी तक। जो केस है वो भी सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एनआईए का, वहां पे चल रहा है। इसमें डे बाय डे हियरिंग नहीं हो रही है। मतलब वकील का ऐसा कहना है कि महीने में 1 या 2 हियरिंग हो पाती है। इसी वजह से केस इतना लंबा खींचा जा रहा है, इसको डिले किया जा रहा है। तो यश, इसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? निर्देश की मांग क्यों नहीं करते कि डे टू डे जो ट्रायल है वो शुरू किया जाए?
या हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं आप? इसके लिए मुझे अभी मेरे वकील ने ये सजेस्ट किया है कि इसके लिए हम पहले तो इस कोर्ट को ही चेंज करवाना चाहेंगे, इसको जयपुर में नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरी बात, इसमें डे बाय डे हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में अपीलिंग देंगे अभी देंगे। यश, आपको तो कोई धमकी वगैरह नहीं आई या आपके परिवार को फिल्म के रिलीज के बाद? नहीं, न मुझे न मेरे परिवार को कभी कोई ऐसी धमकी आई। अच्छा यश, आप, चूंकि मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी थी, आप जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तो आप गए थे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है यश? उदयपुर में लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इस मूवी को लोगों ने देखा, और जो मूवी देखने के बाद कई थिएटर्स में लोगों ने भारत माता की जय और इस तरीके के नारे लगाए, जय श्री राम के। जय श्री राम के और भारत माता की जय के नारे लगाए। शेखर कुमार जी, बिल्कुल, ये नारा भी लगा उसमें जी, कि मेरे पिताजी की जो हत्यारे हैं उनको फांसी मिले जल्द से जल्द। जल्द से जल्द फांसी मिले। लेकिन 3 साल हो गया, ट्रायल खिसक नहीं रहा है। और आपकी जो आप जानकारी दे रहे थे कि महीने में 1 या 2 हेयरिंग होती है, यानी इसका मतलब यह है कि ये स्पीडी ट्रायल में भी नहीं गया है, डे टू डे हेयरिंग नहीं हो रही है। शेखर कुमार जी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा कुछ। ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा कन्हैया लाल को? देखिए आशीष जी, बहुत हैरानी की बात है। कन्हैया लाल जी की जो हत्या थी, एक कोई सामान्य हत्या नहीं थी। ये हत्या एक ऐसा था जिसके बाद जो है एक सांप्रदायिक दंगों का वातावरण जो है पूरे देश में फैला। एनआईए इसकी जांच कर रही थी, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो मेरे हिसाब से कोर्ट को बहुत ही सक्रियता से काम करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से आई और जिस तरीके से हत्या हुई है, इन अपराधियों को मतलब उनके अंजाम तक पहुंचाना मतलब कोर्ट का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें अगर इतना डिले हो रहा है तो चाहे वो जांच एजेंसीज है चाहे कोर्ट है, मैं तो सबको कहूंगा कि इन सबको बहुत सक्रियता से काम करके इसमें जल्दी से जल्दी फैसले पे लाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। जो अब तक तो ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए था शेखर कुमार जी, लंबा समय हो गया। इतना लंबा समय थोड़ी ना होता है। एविडेंस आपके सामने है, विजुअल आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, इतने में ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए था। बिल्कुल हो जाना आशीष जी, और यही बड़ी हैरानी की बात है कि अगर उस पर ट्रायल नहीं कंक्लूड हो रहा है तो इस पर जो जांच एजेंसी, और ये तो मतलब एनआईए ने भी इस मामले की जांच करी है जो मेरी जानकारी, तो नहीं, एनआईए ने की उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर इतनी देरी हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है व्यवस्था के ऊपर। और शेखर कुमार जी, इस पे जरा अपनी राय रखिएगा, जो लगातार धमकियां मिल रही हैं फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को। देखिए, फिल्म जो है वो फिल्म ठीक है या नहीं, उसके लिए एक बोर्ड है और सरकार, मतलब कोर्ट ने भी जब उसको ओके कर दिया तो किसी को मेरे हिसाब से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का भी उसके बाद कोई आपत्ति है तो उसके बाद धमकी देना या जान से मारने की बात करना, ये सरासर गलत है और सरकार को इस पर बड़ा सक्रियता से काम करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जिस मुद्दे पे बनी है, उस हत्या के कारण जो सांप्रदायिक दंगों का माहौल देश में बना, आज अगर ऐसी कोई चीज होती है, मतलब यश को अगर धमकियां मिल रही है, कन्हैया लाल जी के बेटे को या प्रोड्यूसर को बन रही, देखिए प्रोड्यूसर एक मतलब एक कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। समाज में अलग अलग तरीके के चीजों पर ये लोग पिक्चरें बना रहे थे, तो उनको क्यों मतलब अलाउ किया जाए कि भाई बहुत हल्के में लिया जाए कि उनको कोई भी चलता फिरता धमकी दे दे। सरकार को मेरे हिसाब से इस पर बहुत सक्रियता से काम करना चाहिए और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, रुद्र प्रताप जी, एक कमेंट आपका। देखिए आशीष जी, अब ये देश में ना एक अलग तरह का माहौल हो गया है। लोग, क्या होता है कि छोटी लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी बहुत सारे लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं कि जिसमें गला काटने पे इनाम घोषित करते हैं और ऐसी तरह से, और कहीं ना कहीं हम इसमें इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था उनके साथ सख्ती से नहीं निपट रही है। तो उन ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। कारण क्या है कि अगर कानूनी व्यवस्था में अगर हम उस तरह से इन चीजों को अगर नहीं डील कर पाएंगे तो ऐसे बहुत सारे, आपने देखा होगा कि दिल्ली में आ जाता है कि
स्कूलों में बम की धमकी दे होती है, पूरा प्रशासन उसी में लग जाता है। फिर बाद में लगता है कि पता चलता है कि किसी ने मजाक में कर दिया, किसी बच्चे ने कर दिया। तो इस तरह की चीजों को हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और खास करके प्रशासनिक जो तबका है, अगर वो इस तरह से नहीं गंभीरता से लेगा, तो कुछ जो मनचलित टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को सस्ती लोकप्रियता के लिए चाहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं अंजाम देने में वो उनको बड़ा मजा आता है। और कुछ समय से आपने देखा होगा कि ये एक ट्रेंड सा चल गया है कि आप कंट्रोवर्शियल किसी भी मुद्दे पर कोई कंट्रोवर्शियल बयान दीजिए या इस तरह से धमकी भरे कोई मैसेज कर दीजिए, तो ये इससे लोग अपने आप को फेम से जोड़ रहे हैं कि हम उससे फेमस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे कानून को ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए। कारण क्या है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी और लोगों का मनोबल बढ़ता है। कई भी आपने देखा होगा कि फिल्में आती हैं या कोई भी ऐसे सामाजिक मुद्दे होते, तो इस पे बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है कि जो एक नजीर बन सके लोगों के लिए, कि नहीं आगे आने वाले समय में लोग सोचें इस तरह की घटना या को तो करने अगर से। जो पहले जिन लोगों ने कहा था कि गला काटने पर 50 लाख से लेकर करोड़ों तक का जो इनाम देने की घोषणा करते रहे थे, अगर उन लोगों पर समय रहते कठोर कार्रवाई होती और वो जेल की सलाखों के पीछे होते रुद्र जी, तो मुझे लगता है कि शायद कोई हिमाकत ना करता फिर हमारे मुल्क में। जी आशीष जी, मैंने क्या कहा कि यही जरूरी हो गया है। कारण क्या है कि उससे उनको फेम मिल जाती है, वो अपने समाज में अपने जो भी तबके के लोग हैं उसमें काफी चर्चित हो जाते हैं कि नहीं मैंने ऐसा किया, और उनसे एक अपना उनका मनोबल और बढ़ जाता है। कारण क्या है कि इस तरह से आप अगर सामाजिक तौर पर किसी को मारने की, किसी को धमकी देने की इस तरह से खुलेआम आप घोषणा करते हैं, और आप पे सामान्य धाराओं में अगर कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। इसके लिए स्पेशल कुछ प्रोविजन करने चाहिए, क्योंकि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ता है। अब जो ये घटना हुई है कन्हैया कुमार जी की, इसी तरह के एक रिएक्शन की एक घटना हो गई, और ये पूरे देश ने इसको देखा कि कितना माहौल खराब होगा। और अगर इसमें ट्रायल में देरी हो रही है, सजा में देरी हो रही है, तो बाकी लोगों का मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि ऐसा क्या है कि ऐसी घटना के बाद क्या होता है, 8-10 साल 15 साल तक केस चलता रहता है, बाकी बातें होती। तो अगर हम इनको सजा में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता है, और वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे समाज, देखिए हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ लोग है, इसमें अलग अलग मानसिकता के तरह लोग रहते हैं। अगर इनका मनोबल बढ़ता जाएगा तो ये आपराधिक घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इसलिए कानून को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि नहीं ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उसको लेकर के हम बहुत सख्त हैं, और वो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रही है, 10-10 साल 15 साल 20-20 साल में किसी केस पे डिसीजन आता है, लोग भूल चुके होते हैं कि डिसीजन किस चीज पर आया है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। और अपराधियों का ये के अंदर एक भाव सा पैदा हो गया, वो सोचते हैं कि कानून हमारा क्या कर लेगा। बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मामले हैं जिसमें अपराधियों को जमानत मिल गई है, वो बाहर घूम रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका मनोबल बढ़ता है, और वो बाकी और जो लोग उससे प्रभावित लोग होते हैं, जो इस तरह के अराजक तत्व होते हैं, उनको मनोबल मिलता है कि ऐसी घटना के बाद हो क्या सकता है, कुछ दिन हम जेल में रहेंगे, फिर जमानत हो जाएगी, फिर छूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो सामाजिक मुद्दे के विषय हैं, जो सामाजिक तरीके के अपराध हैं, उस पे सरकार को और हमारे न्यायालय को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होगा। उसको सामान्य, क्योंकि एक धारा में उसकी परिभाषा एक ही जैसी होती है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं कि कौन सी चीज का हत्या होती है, लेकिन उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण और होता ये है। जो मैसेज गया है ना, ये जो मैसेज गया है, जिस हिसाब से तरवेज नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है, ये भी समाज में गलत संदेश जा रहा है। इस बात को भी समझना होगा हमें। रुद्र जी। जी बिल्कुल, इसी तरह के लोग ऐसे ही समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए यही तत्व काफी हैं, क्योंकि ये एक रिएक्शन दे रहे हैं। अब जैसे उन्होंने एक धमकी भरा फोन किया, अब उसका एक और रिएक्शन होगा, दूसरी तरफ से होगा। तो ये एक्शन का रिएक्शन समाज में उन लोगों को प्रभावित करता है जो वाकई निर्दोष लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं वो उससे प्रभावित हैं। जैसे कन्हैया कुमार का कोई इसमें लेना देना नहीं था, उनकी हत्या का कोई वही नहीं बनता था, लेकिन टारगेट हमेशा वो आदमी होता है जो सबसे कमजोर कड़ी होता है, और ऐसे असामाजिक लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो अगर समाज, सरकार या जो न्याय प्रणाली अगर इनके खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेगा तो इनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है। कोई भी नई चीज आती है तो इसमें धमकी भरे, फतवे, इनाम घोषित करना, लेकिन उन पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है कि जो एक नजीर बन सके कि नहीं सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया
और इनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करी गई कि आने वाले लोग जो हैं उससे सबक लेकर के इस तरह से घटना अंजाम देने से पहले सोचें। ये कहीं ना कहीं कमी है जो ये कमी है, इसका दिखाई दे दूर रहा वो होना नहीं जरूरी होनी है। एक रिएक्शन यश से भी ले लेते हैं। यश, पिछले 3 सालों से ट्रायल चल रहा है, अदालत के आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है आपके जीवन में? देखिए, 3 सालों से लेकर आज तक सिर्फ अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, कभी केस के अंदर या तो सामने वाले के वकील नहीं होते या फिर जज साहब ही नहीं होते। इस केस के अंदर 3 बार जज साहब के ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब सोच सकते हैं अभी भी शायद उस कोर्ट में कोई जज नहीं है। मेरे सुनने में यही आया है। ठीक है, तो जो हमारे रुद्र प्रताप जी ने बोला और शेखर जी ने बोला, उससे बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस तरीके का कोई कानून बने, किस तरीके के जो भी अपराध होते हैं, जिस भी तरीके से ये आतंकी गतिविधियां पाई जाती है, उनमें एक सरकार एक मिसाल दे, एक नजीर बने कि इस तरीके के जो अपराध होते हैं उनमें जल्द से जल्द सजा मिलती है। पर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से इस तरीके की जो घटना है वो आए दिन होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। थोड़े दिन पहले ही जयपुर में एक इंसिडेंट हो गया, विपिन हत्याकांड। उसमें भी उस लड़के को इसी तरीके से मार दिया गया, उसने वीडियो बनाकर डाला, पर उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी वाले केस में भी नहीं हुआ, उससे पहले का उमेश कोल्हे वाले केस में भी कुछ नहीं हुआ, कमलेश तिवारी हत्याकांड केस में भी कुछ नहीं हुआ। तो कब होगी सजा इन लोगों को? अगर जब इतने पुराने केसेस में ही कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या माने, हमें न्याय की क्या उम्मीद रखें? हम कब मिलेगा न्याय हमें? ठीक है यश, हमारे साथ अमित जानी जी भी जुड़ गए हैं, प्रोड्यूसर हैं उदयपुर फाइल्स के। अमित जी, आपका बेहद स्वागत है। अमित जी, ये जो धमकी आपको आई है ये किस माध्यम से आई है, और आपने जब शिकायत कराई तो फिर क्या कुछ रिस्पांस आपके पास आया है? अनम्यूट करिएगा अमित जी। अमित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आवाज जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ धमकी देने वाले लगातार जो है धमकियां दे रहे हैं, और कभी फोन से, कभी व्हाट्सएप से, कभी किसी माध्यम से मुझे जो है एकदम कभी मारने की, कभी बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। ये तो एक धमकी आई तो मैंने उसका संदेश दे दिया पुलिस को, वरना ये सिलसिला रुका नहीं। पहले भी मुझे सत्तन से जुदा, जान से मार देंगे, बम से उड़ा देंगे की धमकियां कितनी बार आई हैं। जो डायरेक्टर है फिल्म के, भरत सिंह, उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं, मारने, काटने की, जलाने की, बम से उड़ाने की। लेकिन जब मुझे माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा दी केंद्र की, और सीआरपीएफ कवर लगा दिया, तो घर तो कवर हो गया। अभी वो लोग कह रहे हैं कि जब तू बाहर जाएगा किसी और स्टेट में, बिहार में, झारखंड में, तो हम तेरी गाड़ी में बम फेंकेंगे। मतलब हमारी फिल्म को सीबीएफसी ने पास किया, हमारी फिल्म को हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, केंद्र सरकार ने उसमें जो है हस्तक्षेप किया, गृह मंत्रालय ने कहा कोई दंगा नहीं होगा, विदेश मंत्रालय ने कहा कुछ विदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि विदेश में हमें जो है हमारे राजनीतिक रिश्ते खराब हों, सीन भी सब अच्छे हैं। इसके बावजूद भी जब सब जगह से छन के अग्नि परीक्षा दे के आ गई फिल्म, उसके बाद भी आतंकवादी और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार जो मारने की धमकी दे रहे हैं, इससे अंदाजा लग रहा है कि ये लोग जो है इस देश में असल दंगे की जड़, असल जो है आतंक की जड़ तो यही लोग हैं। अमित जानी जी, अभी आप ये कह रहे थे कि आपको सीरीज ऑफ जो है वो थ्रेट्स मिले हैं, धमकियां मिली हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से। अब जरा ये बताइएगा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी की गिरफ्तारी जांच एजेंसी ने की है किसी भी स्टेट की? अभी मैंने जो है, जब परसों मुझे फोन आया, मोहम्मद तबरेज नाम का एक व्यक्ति खुद को बता रहा था, और वो लगातार पहले मुझसे जो है ये जानकारी लेता रहा कि मेरा रूट प्लान क्या है, मैं बिहार कब जाऊंगा, मुंबई कब जाऊंगा, झारखंड कब जाऊंगा। मुझे डाउट हुआ कि ये क्यों इतना डेस्परेटली मुझसे पूछ रहा है लगातार। तो मैंने उसके वर्ड से, तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद तबरेज है। तो मैं तो, मेरे फिल्म का कंटेंट ऐसा है, मैं किसी तबरेज को तो अपना रूट प्लान बताऊंगा नहीं। तो मैंने उसको फोन काट दिया। उसके बाद उसने फिर दोबारा फोन किया, उसने कहा तूने हमारे नबी के खिलाफ
बहुत आग उगली है फिल्म के अंदर, तूने हमारे नबी करीम को गंदा दिखाया है, और एक सीन मैंने देखा तूने हाफिज सईद को समलैंगिक दिखाया है। मैंने कहा हाफिज सईद तो दुनिया का घोषित आतंकवादी है, मैंने उसको समलैंगिक दिखाया हो या कुछ दिखाया हो, इससे तुम्हारे पेट में क्या दर्द है मोहम्मद तबरेज, तुम्हारा हाफिज सईद से क्या रिश्ता है? तो उसने कहा तू जानता मैं कौन हूँ, तू जानता है मैं तुझे बम से उड़ा दूंगा, मैं तुझे साले गाड़ी पे तेरे हैंड ग्रेनेड फिकवा दूंगा। इस तरह की बात उसने करी। लगातार वो गाली देता रहा, लगातार जो है वो मुझे धमकाता रहा, और कहा कि अगर तू अपने बाप की औलाद है, तुझे गृह मंत्री ने सुरक्षा दी है ना, तो गृह मंत्रालय में रिपोर्ट कर देना। वो बार बार ये रिपीट करता रहा कि गृह मंत्रालय में मेरी और शिकायत वो कर देना। नंबर भारतीय था अमित जी, वो नंबर दुबई का नंबर है, वो नंबर दुबई का नंबर है, यूएई का नंबर है, उसमें दुबई हो या कोई अलग खाड़ी देश हो, लेकिन वो नंबर जो है बाहर का नंबर है। मैं इसलिए भी ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि बाहरी देशों में जो है बगदादी भी है, अलकायदा भी है, तमाम संगठन है, हो सकता है वो, और उसको तकलीफ है हाफिज सईद को गंदा दिखाने से। तो हाफिज सईद का जो समर्थक है, अगर वो कोई आतंकवादी है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, कम से कम जांच होनी चाहिए। तो मैंने तुरंत सेक्टर 24 के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको उसकी शिकायत की, वो आए मुझसे मिलने के लिए, मैंने उन्हें पत्र दिया। उसके बाद में अभी तक ये 2 दिन हो गए इस बात को, एसीपी जो 2 है स्वतंत्र जी, उनका भी मुझे फोन आया था, लेकिन मुझे अभी तक मुकदमा कायम होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इसमें कोई मुकदमा कायम हुआ है। यानी केवल अभी तक शिकायत हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होती तो मेरे हाथ में उसकी कॉपी आती, मुझे फोन आता कि एफआईआर आप प्राप्त कर लीजिए। सर एफआईआर की बात तो ये है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुझे घर में घुस के 14 लोगों ने रात को 4 घंटे डिटेन रखा, हथियारबंद लोगों ने, दिसंबर 2024 में। मैंने उसकी मुकदमा लिखाने की तहरीर दी तो उसमें जो है कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप पिछले साल 14 लोग 4 घंटे आपको डिटेन करके रखा, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, तो इन 4 घंटों में क्या कुछ कहा आपसे? रात को 12 बजे मेरे घर आए, उनके पास कार्बाइन थी, हथियार था, पिस्टल था, राइफल्स थी, 2 फॉर्च्यूनर थी, स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, हरियाणा पंजाब नंबर की गाड़ी थी। उन्होंने कहा तू फिल्म बनाएगा तो ये मार देंगे। लास्ट में सुबह 3 बजे सेटलमेंट, 12 बजे वो आए, उन्होंने मेरा फोन ले लिया, अंदर घर में उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब मुझे चाय पीनी थी तो उन्होंने कहा हम पिलवाएंगे, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि चाय बना के पिलाओ। फोन उन्होंने मेरे ले रखा था। सुबह 4 बजे इस कंडीशन पे बात खत्म हुई कि वो मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए भाई मैं अरेंज करके दे दूंगा, फिल्म आ जाएगी तो दूंगा। अब फिल्म भी आ गई। कभी मुझे फोन आता है, मैं जेल से भटिंडा से संपत नेहरा बोल रहा हूँ, कभी फोन आता है। और आपको मैं जानकारी में बता दूं, हरियाणा की जो एसटीएफ है, हरियाणा की एसटीएफ के जो डीआईजी है सिमरनजीत सिंह ने मीमो नंबर 124, 125, 21 जनवरी 2025 में एक पत्र भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि 4 बड़े गैंग, जिसमें बम्बैया गैंग है, जिसका कनाडा में और देश में नेटवर्क है, जिसमें नीरज गैंग है दिल्ली का, जिनका पूरे एनसीआर में नेटवर्क है, जिसमें कौशल चौधरी गैंग है, जिन्होंने विक्की मिड्डू खेड़ा को मोहाली में मारा था, जो छात्र नेता थे, जिसमें जो है हिमांशु भाऊ गैंग है, जिन्होंने सैकड़ों मर्डर किए, जिन्होंने जेल में लोग मारे, जिन्होंने 3rd बटालियन की मौजूदगी में जेलों की बसों में लोग मारे। आपको याद होगा उन्होंने रोहिणी कोर्ट में जज के सामने गोली मार के लोगों को मारा है। वो लोग अमित जानी के घर की, ऑफिस की, दोनों जगह की रेकी कर रहे हैं लगातार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस को। और वो मेरे घर आए, 14-15 लोग आए। 3 मार्च 2025 को उसका मुकदमा कायम करने की जब बात आई तो उस पर मुकदमा कायम आज तक नहीं हुआ है। कोई कहता है हम अमित जानी फाइल बनाएंगे, कोई कहता है अमित जानी मर्डर स्टोरी बनेगी, कोई कहता है अमित जानी के बच्चों को उठा लेंगे। 1 महीना मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं गए। तो इस देश के अंदर कन्हैया लाल जी के हत्या आरोपी मोहम्मद जावेद को सुप्रीम कोर्ट में आके राइट टू लाइफ और राइट टू जस्टिस की बात करने का, आर्टिकल 21 की बात करने का राइट है, लेकिन अमित जानी के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। क्या मजाक हो रहा है? हम इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हैं। आखिरी 1 मिनट है, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले साल भी आपको धमकी दी गई थी,
मार्च में आपने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक बार फिर धमकी का सिलसिला शुरू हो गया। शेखर कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर जी आप बोल लीजिए, फिर मैं अमित जी से ले लूंगा। 30 सेकंड शेखर जी। आशीष जी, मेरे हिसाब से इस देश में एक कानून जरूर बनना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए। आपको याद होगा पीछे संजय लीला भंसाली पे भी करनी सेना ने अटैक करा। आज जानी साहब पर इतनी धमकियां आ रही है। एक बार जब एक पिक्चर जब सेंसर बोर्ड क्लियर कर चुका है और इनका कहना सही था, सारी अग्नि परीक्षा पास कर चुका, उसके बाद अगर उसके कंटेंट को लेकर अगर इस तरीके के क्रिएटिव लोगों को धमकियां मिलती है तो इसके लिए देश की सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जो स्पेसिफिकली इन लोगों की सुरक्षा के लिए हो। दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान हूं कि बता रहे कि हरियाणा एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बताया, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं। अरे एक कन्हैया लाल जी की हत्या हो चुकी है, अगर उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो है सिर्फ इनको घर की सुरक्षा देके अगर सोच रही है कि हमारे काम की एती नहीं, मसला बेहद गंभीर है, मसला बेहद गंभीर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अमित जानी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो अमित जी आप अपनी बात को रख लीजिएगा। 1 मिनट का समय है, लेकिन इशू बहुत गंभीर है। यहां पर सुरक्षा आपके परिवार की और आपकी बात है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है, इसका मतलब केंद्र सरकार मानती है कि मुझे थ्रेट है। सीआरपीएफ कवर किसी को नहीं मिलता बिना थ्रेट, और ये मैंने मांगी नहीं थी, ये मुझे जो है इनपुट के आधार पे मिली है, आईबी के इनपुट के आधार पे मिली है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मुझे थ्रेट है तो कम से कम जो मुझे धमकियां आ रही हैं तो मुझे उनका मुकदमा तो दर्ज हो। मैंने सैकड़ों बार पंजाब में था, धमकी आई, मुकदमे के लिए क्या, डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा अरे ये तो संघी है, इसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मोहाली पुलिस ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा, मेरठ पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, नोएडा पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। ये पुलिस वाले मुकदमा क्यों नहीं लिखते, बस ये सवाल है। ये भी एक सवाल है, ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को जनता के बीच में छोड़े जाएंगे। लेकिन रुद्र प्रताप जी 30 सेकंड आपको भी, फिर वाइंड अप करूंगा। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। आशीष जी, ऐसे अगर गंभीर मुद्दे को हम लोग हल्के से लेंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पर जैसे टॉनी जी बता रहे हैं, जब कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसमें सरकार को और पुलिस प्रशासन को और बढ़कर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कारण क्या है कि उससे मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। जो आपराधिक तत्व हैं, अब उनके घर में कोई आकर के उनको उतने टाइम तक डिटेन करता है और उसमें वो एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं, तो उनसे उनका मनोबल बढ़ता है। अपराधियों को ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर उसी चीज को प्रशासन संज्ञान लेते हुए उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई करता है तो उनके बाद उनको ऐसी घटना अंजाम देने से पहले सोचना पड़ता है। ये चीजें जो मिसिंग है अपने प्रशासनिक सिस्टम में या सामाजिक सिस्टम में, वो सबसे बड़ा दुखद है। और मुझे लगता है कि इसको और गंभीरता से लेते हुए, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। पूरे समाज की बात है और समय रहते कदम उठाना होगा। अगर समय निकल गया तो बड़ी चूक हो जाएगी, फिर उसकी जिम्मेदारी इधर से उधर ठोपने से काम नहीं चलेगा। यश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश 30 सेकंड आपके लिए, कोई फाइनल बात आप कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिएगा यश। यश की आवाज नहीं आ रही है, हालांकि यश अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, अमित जानी, रुद्र प्रताप जी, शेखर और यश। आप सभी ने अपना समय दिया, लेकिन जो बात अमित जी ने कही कि सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है और जाहिर तौर पर इसमें सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई नहीं जानी चाहिए और एक नज़ीर समाज के बीच में पेश करना बेहद ज़रूरी है, चाहे जांच एजेंसी हो चाहे कोर्ट हो, ताकि अगर इस तरह की कोई धमकी देता है या इस तरह की वारदात को अंजाम रहता है तो तय समय के भीतर ही उसका निपटारा होगा, यानी मामले का निपटारा कर लिया जाएगा।